Dear students, Assalamu alaikum. First of all, I like to introduce myself. I am Muzaffar. I did my PhD in Human-Computer Interaction from UTP Malaysia in 2012. Before that, I did my MS in Software Engineering from BTH Sweden in 2006. I also did my MCS and BCS from Arid University and Allama Iqbal Open University respectively. I am responsible for your course Software Engineering 2. Here is the outline for today's lecture. First of all, we will start with the course outline and recommended books. Then we will discuss about the course objectives. I will also share marks distribution and the schedule for this course, at what time different assessment activities like quizzes and assignments will be conducted, and we will cover different basic concepts of software engineering and project management in this lecture, and finally we will discuss project management framework and different success factors. We start with the contents that you covered in your previous course, that is SE1, Software Engineering 1. You have already discussed different process models, the traditional process models like waterfall and incremental process models. You also discussed agile models like Scrum and XP, and then you discussed in detail different phases of requirement engineering like requirement inception, elaboration, requirement specification, and you also cover different topics in software design, mainly the conceptual and architectural design. And you also cover different UML diagrams you learned in your previous course that was related to the modeling activities at different phases, and especially in at design time, at design phase. और आपने कुछ और बेसिक जो है डिस्कशन भी की रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. इस कोर्स के अंदर हमने इसको आप कह सकते हैं कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. द फर्स्ट पार्ट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो हम इससे रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे. लाइक टुडे वी विल डिस्कस बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. फिर उसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंटीग्रेशन की, प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट. और फिर दूसरे पार्ट में लेटर हाफ में हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे. हम स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन कॉन्सेप्ट से, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद स्पेसिफिकली बात करेंगे यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन की, पैटर्न बेस्ड डिज़ाइन की, और वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन की. तीसरा पार्ट जो होगा इस कोर्स का, दैट वुड बी अबाउट क्वालिटी मैनेजमेंट, और इसमें हम अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे एक लेक्चर में सॉफ्टवेयर क्वालिटी से रिलेटेड, और फिर पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे रिव्यू टेक्निक्स, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़, हाउ टू टेस्ट वेब एप्लीकेशंस, और व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसको डिटेल में देखेंगे. और डेफिनेटली हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स की बात करेंगे कि कैसे डिफरेंट जो है हमारे पास मैट्रिक्स हैं जिनके थ्रू हम क्वांटिटेटिव असेसमेंट कर सकते हैं या क्वालिटी को जो है असेस कर सकते हैं. और जो आखिरी पार्ट होगा इस कोर्स का, उसके अंदर हम बात करेंगे एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, या यूं कह लें कि कुछ एडवांस टॉपिक्स की बात करेंगे जिसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर रीयूज और कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द कोर्स ऑब्जेक्टिव्स? द फर्स्ट key objective is to familiarize students with the advanced topics of software engineering, and I hope कि आप इस कोर्स के अंदर
इस ऑब्जेक्टिव को जो है हम मीट करेंगे, आप एडवांस टॉपिक्स के को लर्न करेंगे। और फिर जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हम वी वांट टू डेवलप योर स्किल्स फॉर प्लानिंग एंड मैनेजिंग रियल लाइफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। तो इंशाल्लाह एट द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आई होप कि ये दोनों ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव होंगे। इस कोर्स के अंदर जो टेक्स्ट बुक्स के तौर पे हम फॉलो करेंगे, जो ज़्यादातर जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ए प्रैक्टिशनर्स अप्रोच, ये जो बुक है बड़ी पॉपुलर बुक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज ए टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है। प्रेसमैन की बुक 7th एडिशन है इसका। ज़्यादातर लेक्चर इस पे बेस करेंगे। और जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है, जो पहला हमारा पोर्शन है इस कोर्स का, वो जो है बेस करेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये 6th एडिशन है इस बुक का और इसके जो राइटर हैं वो हैं कैथी शलवाबी। तो हम इन दो बुक्स को एज ए टेक्स्ट बुक लेंगे। और रेफरेंस बुक के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये 9th एडिशन है आयन सोमरविली का। इसको भी अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है पढ़ाया जाता है और ये भी आपको एक थॉरो कवरेज प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक्स की। और जो हमारा आखिरी पोर्शन होगा इस कोर्स का, जो आखिरी हमारे 4-5 लेक्चर्स होंगे, उसमें हम जो है कंसल्ट करेंगे इस बुक को। अब कुछ बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। तो आपके जो क्विजेस हैं उनकी वेटेज 10% है। इसी तरह से जो असाइनमेंट्स हैं उनकी वेटेज भी 10% है। और कुछ ग्रेडेड डिस्कशंस होंगी, उनकी वेटेज 5% है। फर्स्ट सेशनल एग्ज़ाम जो है उसकी वेटेज 10% है, जबकि सेकंड सेशनल एग्ज़ाम वो 15% वेटेज है। और जो आपका टर्मिनल पेपर होगा उसकी वेटेज 50% होगी। अब हम बात करते हैं कि किस किस टाइम के ऊपर आपकी क्या डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी। क्विज 1 और जो फर्स्ट ग्रेडेड डिस्कशन है वो आपके आफ्टर 6 लेक्चर्स जो है ये होंगी, ड्यू होंगी और उस टाइम पे ये कंडक्ट होंगी। और असाइनमेंट 1 जो है आफ्टर फर्स्ट 7 लेक्चर्स, वहाँ पे आपकी पहली असाइनमेंट ड्यू होगी। और इसी तरह से जो आपका फर्स्ट सेशनल एग्ज़ाम होगा वो 10 लेक्चर के बाद होगा। और क्विज 2 और जो आपकी डिस्कशन 2 होगी वो लेक्चर 12 के बाद होगी। और इसी तरह से जो आपकी असाइनमेंट 2 होगी वो लेक्चर 14 के बाद होगी। जो आपका क्विज 3 और डिस्कशन 3 होगी वो आफ्टर लेक्चर 18 होगी। और सेकंड सेशनल जो है वो 20 लेक्चर्स के बाद होगा, जबकि आपकी असाइनमेंट 3 जो है वो लेक्चर 21 के बाद ड्यू होगी। और क्विज 4 और ग्रेडेड डिस्कशन 4 जो है वो आफ्टर लेक्चर नंबर 24 होंगी। और आपकी असाइनमेंट 4 जो है वो 28th लेक्चर के बाद होगी। और डेफिनेटली जो आपका टर्मिनल एग्ज़ाम है, जो फाइनल पेपर है, वो कोर्स कंप्लीशन के ऊपर, इट मीन्स आफ्टर 32 लेक्चर्स वो कंडक्ट होगा। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर से, बहुत बेसिक टर्म से हम स्टार्ट करते हैं। पर्पस जो है वो सिर्फ ये है कि रिफ्रेश किया जाए अपने नॉलेज को। और इफ़ वी से कि सॉफ्टवेयर को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, तो सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं दैट आर सॉफ्टवेयर, और ऑब्वियसली वो हैं। और थोड़ी सी स्पेसिफिक डेफिनेशन जो हो सकती है दैट इज़ कि सॉफ्टवेयर इज़ ए सेट ऑफ instructions for any specific objective या desired output। और अगर हम देखें तो बहुत सारी रियल लाइफ के अंदर हमारी डोमेन्स हैं या डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, लाइक रियल टाइम सिस्टम्स। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि जैसे रियल टाइम ट्रांजैक्शंस होती हैं, बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करें, ऑनलाइन बैंकिंग की बात करें, तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और रियल टाइम के ऊपर वो जो डेटा है वो मैनेज हो रहा है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, डिफरेंट डोमेन्स के अंदर। वी यूज़ डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हेल्थ केयर के अंदर हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है और इसी तरह से इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं डिफरेंट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर।
इवन जो गेम्स दैट वी प्ले फॉर फन दैट आर आल्सो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर एप्लीकेशंस, गेम्स खेल सकते हैं। और अब अगर इतने सारे मल्टीपल जो है वो एरियाज हैं या डोमेन्स हैं जिसके अंदर ये सॉफ्टवेयर जो है आज की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। पहले हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर हमने कहा कि ये कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, डिफरेंट आपकी डोमेन्स है। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो कि इसको डिस्क्राइब करती हैं सॉफ्टवेयर को या इसको डिफ्रेंशिएट करती हैं अदर प्रोडक्ट से। तो फर्स्ट वन ये है कि सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड नॉट मैन्युफैक्चर्ड। व्हाट डज इट मीन कि जो दूसरे आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी मास प्रोडक्शन होती है, डिफरेंट जो है उसके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं और वहाँ पे एक दफ़ा डिज़ाइन होगी प्रोडक्ट और फिर उसके बाद जो है उसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। जबकि सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं है। ऑल्दो कि हमारे पास कुछ मार्केट में ऑलरेडी बने बनाए सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, हम उनको यूज़ करते हैं, लेकिन स्टिल और इवन कुछ इस तरह से भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपने कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर पार्ट्स या प्रोग्राम्स होते हैं, उनको रीयूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद वी कैन से कि सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए होते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की तरफ जाती हैं या अपनी रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट जो है वो रिक्वायरमेंट्स डेवलप कराती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कराती हैं। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर जो है दैट आर डेवलप्ड रादर देन मैन्युफैक्चर्ड, और उनके लिए उस तरह का वो प्रोसेस नहीं है। एक और जो की कैरेक्टरिस्टिक है सॉफ्टवेयर की, दैट इज सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट। व्हाट डज इट मीन कि जो आपका हार्डवेयर होता है या जो दूसरी प्रोडक्ट्स होती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम दोज प्रोडक्ट्स आर वियर आउट, वो ख़राब होती हैं और इवन वो कुछ उसके इस तरह से होता है कि पार्ट्स हैं तो वो रिप्लेस हो जाते हैं। अगर जो हम सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की डोमेन के साथ स्पेसिफिकली अगर हम डिस्कस करें या कंपेयर करें, तो इन दैट डोमेन, इन हार्डवेयर डोमेन वी मे रिप्लेस डिफरेंट पार्ट्स, लेकिन सॉफ्टवेयर के केस के अंदर ऐसा नहीं होता। और वहाँ पे देखें हार्डवेयर के केस में डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं दैट मे अफेक्ट द हार्डवेयर प्रोडक्ट और अदर प्रोडक्ट्स, लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ नहीं होता। सॉफ्टवेयर वैसे भी जो है दैट इज इंटेंजिबल और उसमें इस तरह का कोई वियर एंड टियर नहीं है। तो एक चीज़ हो सकती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन नीड्स जो है या ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेंज होती हैं, वो बदलती हैं और उसके मुताबिक जो है फिर सॉफ्टवेयर वी में से कि आउटडेटेड होना शुरू हो जाता है अगर उसको चेंज ना किया जाए, अपडेट ना किया जाए। लेकिन स्टिल सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है और उसके ऊपर वो फिजिकल चेंजेस जो है उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो लॉन्ग रन के अंदर हमें सॉफ्टवेयर को देखना होता है या हम उसको यूज़ करते हैं। और फिर अगेन कस्टम बिल्ड, व्हाट डज इट मीन, जो अभी मैंने आपको पहले कहा कि अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर भी ऑलरेडी जो आपके पास जिनको हम कमर्शियल ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, बने बनाए सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो है वेरी करती हैं और इस वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की तरफ जाती हैं और वो उस तरह से उनकी अगेन के मास प्रोडक्शन भी नहीं होती और इन जनरल जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह फुलफिल नहीं करते और आप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर लेते हैं या आप डेवलप कराते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, हाउ वी मे डिफाइन इट। तो IEEE जो है उसको इस तरह से डिफाइन करता है, द एप्लीकेशन ऑफ ए सिस्टमैटिक disciplined quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software. That is the application of engineering to software. Secondly, the study of approaches as in one, कि हमें एक systematic approach चाहिए to develop the software, to maintain the software और फिर उस तरह की approaches को study करना, उस तरह की techniques को study करना, that is overall software engineering। और software engineering
का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो बाकी हमारे पास इंजीनियरिंग डोमेन्स हैं उसके अंदर जिस तरह से हमारे पास फॉर्मल अप्रोचेस हैं फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द मेंटेनेंस, उस तरह की अप्रोचेस को जो है हम स्पेसिफिक टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डेवलप करें और उसको प्रैक्टिस करें। अब हम कुछ सॉफ्टवेयर मिथ्स को डिस्कस करते हैं। ये जो डिस्कशन है ये चैप्टर नंबर 1 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रेसमेन की जो बुक है उसमें अवेलेबल है, और ये इससे पहले जो स्लाइड्स हमने डिस्कस की वो भी चैप्टर नंबर 1 ही का टेक्स्ट है। तो ये मिथ्स जो है वो डिस्कस करना ज़रूरी है, इससे हमें ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि वाई वी नीड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, हमें क्यों इसकी ज़रूरत है। तो पहले हम मैनेजमेंट मिथ्स को डिस्कस करते हैं, और इसके अंदर जो पहला मिथ है, जो पहला उसको यू में से कि जो मिसकंसेप्शन है, दैट इज वी ऑलरेडी हैव ए बुक दैट्स फुल ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर, won't that provide my people with everything they need to know। कि ये एक टॉप मैनेजमेंट के हवाले से उनके पर्सपेक्टिव में एक मिसकंसेप्शन है कि we have standards, we have guidelines, then why we should go for some other guidelines or procedures, और क्या वो जो है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो फुलफिल नहीं करते हमारे जो भी टीम मेंबर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को। तो जो रियल पिक्चर है उसकी वो ये है कि स्टैंडर्ड में एग्जिस्ट, क्वाइट पॉसिबल के स्टैंडर्ड्स हों, लेकिन जो एक्चुअल जो कंसर्न है वो ये है कि क्या उस स्टैंडर्ड का, उन गाइडलाइंस का आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट टीम्स हैं, जो प्रोजेक्ट टीम है, उसको पता भी है, दे नो कि वो एग्जिस्ट करती हैं, क्या वो उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो अवेयरनेस और प्रैक्टिस जो है दैट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। और फिर एक और जो इस पे पॉइंट जो कि सोचने वाला है या जिसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि जो भी स्टैंडर्ड आपके पास अवेलेबल है, जो गाइडलाइन आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में है, आइदर इट इज कंप्लीट, उसको क्या वो उसके अंदर कोई अमेंडमेंट चाहिए या वो एज इट इज यूज की जा सकती है, और इवन अगर वो कंप्लीट भी है क्या वो अडेप्टेबल है, क्या उसको आप फॉलो कर सकते हैं अपने जो भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस है उसके अंदर जो है आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट इज द की पॉइंट। एक और जो मैनेजमेंट का मिथ है दैट इज इफ वी गेट बिहाइंड स्केड्यूल वी कैन ऐड मोर प्रोग्रामर्स एंड कैच अप। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। हमने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट लाइक मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट, मास प्रोडक्शन नहीं होती और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं होता कि वंस यू हैव डन द डिजाइन अब आप उसकी जो है ना रेप्लिकेशन करते रहे। नहीं, सॉफ्टवेयर जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का प्रोसेस ये बड़ा डिफरेंट है जो नॉर्मल हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, और इसके अंदर डेफिनेटली वी नीड हाईली स्किल्ड वर्कर, ट्रेन्ड पीपल चाहिए हमें जो कि उस डोमेन को अंडरस्टैंड करते हैं, उस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करते हो। और ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू आर बिहाइंड द स्केड्यूल यू कम अप विद सम न्यू प्रोग्रामर्स या टीम मेंबर्स, उनको आप हायर करते हैं और वो उसको उस तरह से अंडरस्टैंड कर लें और उसको उसी तरह से डेवलपमेंट के अंदर जो है आपको आउटपुट दें जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और फिर एक और बड़ा की प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि जब आप ऐड करते हैं डिफरेंट प्रोग्रामर्स, टीम मेंबर्स इन योर एग्जिस्टिंग टीम, तो फिर क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल्स बढ़ते हैं और फिर कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो क्वाइट पॉसिबल कि आप जल्दी कंप्लीट करने की बजाय बाय एडिंग मोर पीपल यू आर मोर लेट, आप उसको कह सकते हैं कि और स्केड्यूल से पीछे रह जाएं, क्वाइट पॉसिबल। तो इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और इसी तरह से अनदर मिथ, और क्या है वो, इफ आई डिसाइड टू आउटसोर्स द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टू अ थर्ड पार्टी आई कैन जस्ट रिलैक्स एंड लेफ्ट दैट फर्म बिल्ड इट। अगेन ये मिसकंसेप्शन है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर सकते अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को, हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को दे के उसको आप सक्सेसफुली मैनेज कर लेंगे जबकि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। तो इसीलिए आपको एक अच्छे मैनेजमेंट जो है वो स्किल्स चाहिए
टू डील विद अदर पार्टीज, विद अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके लिए प्रोजेक्ट कर रही है, और ये काफ़ी मुश्किल काम है और इसको अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कुछ कस्टमर मिथ्स की। कस्टमर मिथ के अंदर फर्स्ट वन इज ए जर्नल स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज सफिशिएंट टू बिगिन राइटिंग प्रोग्राम्स, वी कैन फिल इन द डिटेल्स लेटर। ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके पास क्लियर कट रिक्वायरमेंट्स नहीं है और आप उन एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स के साथ या स्पेसिफिकेशन के साथ जंप कर जाएं डिज़ाइन और डेवलपमेंट की तरफ। तो जब एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स होंगी तो डेफिनेटली कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं बनेगी और ना ही वो आपको वो उस तरह से कोई एडवांटेज देगी जिस तरह से आप उसको प्लान कर रहे हैं। और जितनी एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट होगी तो बाद में उतने ही रीवर्क ज़्यादा होगा और ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है और इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसके लिए जो एक सोल्यूशन है दैट इज़ यू नीड इफेक्टिव एंड कंटिन्यूस कम्युनिकेशन विद कस्टमर। और अगर हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंटिन्यूस कम्युनिकेशन विद द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट टीम। जब तक आप इफेक्टिव कम्युनिकेट नहीं करेंगे, प्रॉपरली अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब नहीं करेंगे और वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं होंगी तो आप कभी भी क्वाइट डिफिकल्ट है कि आप अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आपको मिले और डेफिनेटली ये आपको प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ लेके जाएगा। अनदर मिथ दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यूअली चेंज बट चेंज कैन बी इजिली अकोमोडेटेड बिकॉज सॉफ्टवेयर इज फ्लेक्सिबल। अगेन मिसकंसेप्शन, और ये कस्टमर क्योंकि उस तरह से उसको अंडरस्टैंड नहीं करते कि क्या लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन है जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, और हम उसको इस तरह से इजी लेते हैं कि किसी भी टाइम के ऊपर हम चेंज जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते हैं और वो उसको अकोमोडेट कर सकते हैं बड़ी इजीली। एक प्रोग्राम ही तो है और क्या है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है किस टाइम के ऊपर आप चेंज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर आपकी अर्ली फेजेस के ऊपर रिक्वायरमेंट्स के टाइम के ऊपर यू आर कंटिन्यूअली चेंजिंग योर रिक्वायरमेंट्स, नो प्रॉब्लम, उस वक्त पे टाइम है और वो अर्ली फेज है, वहाँ पे भी वो डिज़ाइन और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ उस तरह से नहीं हुई तो हम वहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे जो चेंज की कॉस्ट है वो बहुत नॉमिनल है, लेकिन वंस इट इज़ डन, अब आपने रिक्वायरमेंट्स के बाद डिज़ाइन कर लिया और डिज़ाइन के बाद आप जो है डेवलपमेंट पे चले गए और उस टाइम के ऊपर अब कस्टमर चेंज के लिए कहता है तो ऑब्वियसली ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स जो पहले से जिनको आपने फ्रीज किया, सॉर्ट ऑफ फ्रीज ही आप कहें उसको, और फिर उसकी बेस के ऊपर आपने डिज़ाइन आपने किया, अब रिक्वायरमेंट को किसी नई रिक्वायरमेंट को उसमें ऐड करने के लिए आपको डिज़ाइन को चेंज करना पड़ेगा, डिज़ाइन की बेस के ऊपर पे जो डेवलपमेंट हो रही है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये इतना सिंपल नहीं है, तो कस्टमर को दे नीड टू अंडरस्टैंड इट। अब हम बात करते हैं कुछ डेवलपर्स या प्रैक्टिशनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनके क्या मिथ्स हैं। The first one is once we write the program and get it to work, our job is done. ये again misconception है कि if you are delivering the product जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया है और वो बस रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जॉब कंप्लीट नहीं होगी। जब आपने देखा होगा आमतौर पे कि इवन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको जो कमर्शियल जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो आपको अवेलेबल होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की एग्जांपल देता हूँ, वो बड़े लेवल के ऊपर एप्लीकेशन बनती है, बहुत ज़्यादा उसके यूजर्स हैं, बहुत ज़्यादा उसकी थॉरो टेस्टिंग होती है, लेकिन स्टिल आफ्टर डिप्लॉयमेंट, आफ्टर जो उसका जो एक्चुअल वर्जन होता है उसके बावजूद भी कुछ एरर्स और बग्स उसके अंदर बाद में आइडेंटिफाई होते हैं और उनको वो रेक्टिफाई करते हैं। तो एक छोटे लेवल के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोजेक्ट बना रही है, एक प्रोडक्ट बना रही है, और वो प्रोडक्ट जब डिप्लॉय होती है तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इनफैक्ट 60 to 80% ऑफ एफर्ट जो है, डेवलपमेंट एफर्ट जो है, जो प्रैक्टिशनर्स की एफर्ट है, दैट इज आफ्टर द डिप्लॉयमेंट, आफ्टर द सॉफ्टवेयर डिलीवरी। तो इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है।
सेकेंड मिसकंसेप्शन है until I get the program running I have no way of assessing its quality. अगेन मिसकंसेप्शन, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट जब कोड हो जाए उस वक्त आप उसको असेस कर सकते हैं, उस वक्त आप उसकी क्वालिटी को जो है वो एवेलुएट कर सकते हैं, नहीं. फ्रॉम वेरी बिगिनिंग रिक्वायरमेंट्स फेज के ऊपर ही आप क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली डिफरेंट टेस्टिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं. और अगर आप रिक्वायरमेंट्स डिजाइन और उन अर्ली फेजेस के ऊपर भी टेस्टिंग या क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी और प्रोडक्ट जो है आपकी अच्छी डिलीवर होगी और रीवर्क जो है आफ्टर डिप्लॉयमेंट जो डिफेक्ट्स जो या एरर्स जो होंगे वो उस तरह से नहीं होंगे. एक और मिथ, द ओनली डिलीवरेबल वर्क प्रोडक्ट फॉर अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इज अ वर्किंग प्रोग्राम. नॉट एट ऑल. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपका जो कोड है, जो आपकी प्रोडक्ट है, जो एप्लीकेशन है, दैट इज द ओनली आउटकम और द प्रोडक्ट. ये आप उसको कह सकते हैं कि डिलीवरेबल. ऐसा नहीं है, बल्कि जो डिफरेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डिफरेंट आपके आर्टिफैक्ट्स जो है डिज़ाइन टाइम के, रिक्वायरमेंट्स टाइम के ऊपर, तो वो सारे जो प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे डिलीवरेबल्स हैं. तो वो भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है आपकी लॉन्ग टर्म में अगर उसको देखा जाए प्रोजेक्ट के लिए, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए और इन जनरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए. एक और जो मिथ है, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विल मेक अस क्रिएट वॉल्यूमिनस एंड अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन एंड विल इनवेरिएबली स्लो अस डाउन. अगेन ये मिसकंसेप्शन है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करें जिनका कोई यूजेज ना हो. नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं या डिफरेंट जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो सारी फोकस कर रही हैं टूवर्ड्स प्रोडक्ट क्वालिटी. कि जब, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप रादर देन के कोड टाइम के ऊपर डेवलपमेंट के बाद आप उसको असेस करें, अगर आप रिक्वायरमेंट्स टाइम के ऊपर और डिज़ाइन टाइम के ऊपर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं, तो वो आपकी कंट्रीब्यूट करते हैं क्वालिटी की तरफ. और फिर अगेन ये क्वालिटी अगर इम्प्रूव करेगी आपकी प्रोडक्ट, तो जो रीवर्क है आफ्टर द डिप्लॉयमेंट वो भी कम होता है, वो उसको आप जो है वो कम करते हैं. और प्लस आप जितना इस तरह से अपने प्रोसेस को मैच्योर करेंगे, प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करेंगे, तो आपकी जो डिलीवरी टाइम है वो भी कम होगा. तो ये अननेसेसरी एक्टिविटीज नहीं है, बल्कि इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो प्रैक्टिसेस हैं, जो टेक्निक्स हैं, ये आपकी क्वालिटी के लिए और फास्टर डिलीवरी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं कि क्यों हमें जो है हमने ज़्यादा फोकस किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस की तरफ, या जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो क्यों ज़रूरी है, क्यों हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्यों हमने जो है ज़रूरत पड़ी कि डिफरेंट जो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ हैं या टेक्निक्स हैं उनको हम अडॉप्ट करें. क्यास रिपोर्ट एक स्टडी है स्टैंडिश ग्रुप की, आपने पहले भी इसको पढ़ा और सुना होगा. इन 1995 दे कंडक्टेड दिस स्टडी, और इसके अंदर उन्होंने इस स्टडी के अंदर 365 मैनेजर्स से जो है वो डेटा कलेक्ट किया अबाउट 8000 प्लस आईटी प्रोजेक्ट्स. और वो जो नंबर्स थे वो बड़े हॉरिबल थे. देखिए 16.2% जो है सक्सेस रेट जो है उस स्टडी से हमें पता चला कि ओनली 16% आईटी प्रोजेक्ट्स आर कंसीडर्ड एज सक्सेसफुल, जबकि बाकी जितने भी हैं 84% वो सारे फेलियर. या उस स्टडी से हमें पता चला कि 31% जो प्रोजेक्ट्स थे वो कैंसिल कर दिए गए बिफोर द कंप्लीशन, के वो अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर सके, जो भी टाइम के हवाले से, स्केजुअल, कॉस्ट के हवाले से, क्वालिटी या स्कोप के हवाले से, और उनको कैंसिल कर दिया गया, अबंडन कर दिया गया. और टोटल ये यूएस के प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात हो रही है, यूएस की ये स्टडी है, और इसके अंदर जो टोटल लॉस था 1995 के अंदर आईटी प्रोजेक्ट्स के अंदर यूएस में, दैट वाज $140 बिलियन. तो ये ह्यूज नंबर है कि आईटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो, या सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेलियर रेट था उनमें.
तो यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई कि हम और ज़्यादा सिस्टमेटिक अप्रोच को जो है वो अडॉप्ट करें, फॉलो करें, ताकि हम ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स की तरफ जा सकें। तो 2006 के अंदर सेम ग्रुप ने, स्टैंडिश ग्रुप ने दोबारा स्टडी कंडक्ट की और इसी तरह की स्टडी के अंदर पता चला हमें उस स्टडी की फाइंडिंग से कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है और इम्प्रूवमेंट वाज लाइक ऑलमोस्ट डबल, कि अब जो सक्सेस रेट था प्रोजेक्ट्स का दैट वाज 35%, पहले क्या था 62% ओनली। और फिर उसके बाद प्रीवियस जो स्टडी थी जिसमें 31% प्रोजेक्ट्स को कैंसिल किया गया था, तकरीबन 10 साल के बाद इन 2006 दिस परसेंटेज वाज 19%, अगेन इम्प्रूवमेंट आई। और यहाँ पे जो लॉस था इसमें भी देखें बड़ी रीजनेबल जो है इम्प्रूवमेंट थी और टोटल लॉस वाज 53 बिलियन डॉलर। तो इट मीन्स के 1995 से 2006 तक लोगों ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रैक्टिसेस जो थी, रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, उनको अडॉप्ट किया और उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आई, आईटी प्रोजेक्ट का सक्सेस रेट बढ़ा और आपका लॉस कम हुआ और जो प्रोजेक्ट कैंसलेशन थी उसका रेट भी कम हुआ। इस स्लाइड पे देखें, यहाँ पे कुछ और फिगर्स दी गई हैं एंड दैट इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन आईटी प्रोजेक्ट्स इन स्पेसिफिक, इन पर्टिकुलर और इन जनरल जो है तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो आईटी प्रोजेक्ट्स के अंदर 2.4 ट्रिलियन डॉलर जो है इन्वेस्टमेंट की गई इन 2008 और ये 8% इंक्रीज था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर दैट इज 2007। और सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर 2.3 ट्रिलियन एवरी ईयर जो है यूएस के अंदर स्पेंड किया जाता है। वो जो ऊपर वाली फिगर है दैट इज 2.4 ट्रिलियन, ये ओवरऑल है, एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर है, जबकि 2.3 ट्रिलियन सिर्फ जो है यूएस के अंदर तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, दैट इज 25% ऑफ यूएस जीडीपी। और फिर इसी तरह से 10 ट्रिलियन डॉलर जो है वो पूरी दुनिया में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कि आईटी और इसके अलावा जितनी भी दूसरी जो डिफरेंट डोमेन जैसे हेल्थ केयर हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट्स के अंदर एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इस सारी डिस्कशन से क्या की मैसेज है हमारे पास, की लेसन है, दैट इज वी नीड बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम वी लर्न टू डू बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और इस पर्पस के लिए जो है बहुत पहले लेट 60s के अंदर एग्जैक्टली इन 1969 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाया गया, जिसका काम ये था इस बॉडी का कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को उसके हवाले से डॉक्यूमेंटेशन करेगी। और इस वक्त जो है अबाउट 300,000 जो है इसके मेंबर्स हैं और मोस्ट ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स, कि बहुत सारे जो हैं वो आईटी प्रोफेशनल्स हैं। और पीएमआई ने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने, एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट को बनाया विद द टाइटल इंफॉर्मेशन सिस्टम SIG। और जो इन्होंने काम किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, जो भी प्रैक्टिसेस और गाइडलाइंस हैं वो पब्लिश ये करते हैं। और इसका जो अभी लेटेस्ट एडिशन है इनके गाइडलाइंस का, दैट इज PMI बॉडी ऑफ नॉलेज गाइड, और इसको PMI बुक भी कहते हैं। और इसी तरह से PMI जो है वो सर्टिफिकेशन भी ऑफर करता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए एंड दैट इज कॉल्ड PMP। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी हमने बात की सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की और कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। तो पहले हम ये इस्टेब्लिश करते हैं कि प्रोजेक्ट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। और प्रोजेक्ट को जो PM बुक के अंदर जो उसकी डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन है, दैट इज प्रोजेक्ट इज ए टेम्पररी एंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट, कि ये एक ऐसी एफर्ट है आपकी
जो कि कोई भी यूनिक प्रोडक्ट क्रिएट करती है, कोई सर्विस हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो सर्विस हो, वो कोई रिजल्ट भी हो सकता है। कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसकी जो आउटकम है, जो उसकी रिसर्च रिपोर्ट है, दैट इज़ ए काइंड ऑफ रिजल्ट, और वो आपकी आउटकम है। और अगेन इसके अंदर यूनिक जो है दैट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, कि की एट्रीब्यूट क्या है कि यूनिक पर्पस होता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो सिमिलर होते हैं, लेकिन अगेन एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते। टाइम टू टाइम या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो डिफरेंट फैक्टर्स या रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो वेरी करते हैं, वो चेंज होते हैं। तो इसीलिए ऑल्दो के एक ही डोमेन के अंदर अगर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए जाएं तो फिर भी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। तो पहला जो की एट्रीब्यूट है प्रोजेक्ट का, दैट इज यूनिक पर्पस। और फिर अगेन इसी तरह से एक और जो की एट्रीब्यूट है, दैट इज प्रोजेक्ट्स आर टेम्परेरी। व्हाट डज इट मीन? प्रोजेक्ट्स हैव सम स्पेसिफिक स्टार्ट डेट एंड एंडिंग डेट, या इसको यूं कह सकते हैं कि डेफिनेट जो स्टार्ट और एंड होता है किसी प्रोजेक्ट का, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए प्रोजेक्ट्स इनिशिएट होते हैं, या ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज होती हैं। इसी तरह से एक और जो की एट्रीब्यूट है, दैट इज प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन। और प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन क्या होती है कि व्हेन एवर यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट यू हैव सम सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है एलैबोरेट होती हैं, उनको और ज़्यादा रिफाइन होती हैं। तो आप एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ, सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स के साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उन रिक्वायरमेंट्स की रिफाइनमेंट जो है वो ड्यू टाइम के अंदर साथ साथ होती है। इसी तरह से एक ऑब्वियस सी जो एट्रीब्यूट इसके साथ एसोसिएटेड है प्रोजेक्ट के साथ, दैट इज वी नीड डिफरेंट रिसोर्सेज टू कंडक्ट और एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकते हैं, आपकी कॉस्ट मनी भी हो सकती है, और भी डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज हो सकते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अनदर की एट्रीब्यूट इज प्राइमरी कस्टमर और स्पॉन्सर। कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो बगैर स्पॉन्सर के नहीं हो सकता, बगैर कस्टमर के नहीं हो सकता। हर प्रोजेक्ट का कोई कस्टमर होगा, एंड नॉट नेसेसरली कि वो आउटसाइडर हो, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट का उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्राइमरी कस्टमर या प्राइमरी स्पॉन्सर हो सकता है। और फिर इसी तरह से एक और की फैक्टर जो कि प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज अनसर्टेनिटी। व्हाट डज इट मीन? कि जो आप का यूनिक पर्पस है, तो उसकी वजह से क्या है कि आप बिल्कुल डेफिनेटिव या स्पेसिफिक जो आपके टास्क या एक्टिविटीज नहीं है, तो यूनिक पर्पस की वजह से कुछ ना कुछ चेंज होती है दूसरे प्रोजेक्ट के मुकाबले में। वो अगेन कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी वैरी करता है, और इन्वायरमेंट जो है किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की, उससे दूसरे प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंट भी चेंज हो सकती है, डोमेन चेंज जो है वो हो सकता है। तो समहाउ अनसर्टेनिटी का एलिमेंट ये फैक्टर रहता है जब भी कोई प्रोजेक्ट आप इनिशिएट करते हैं, जब भी कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आपकी सिर्फ नॉलेज शेयरिंग के लिए कि जो सबसे पहला जिसको मॉडर्न प्रोजेक्ट कंसीडर किया जाता है, ये भी बहुत पुरानी बात हो गई है। इन 1946 मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो था, इसको फर्स्ट मॉडर्न प्रोजेक्ट कंसीडर किया जाता है। ये यूएस मिलिट्री का प्रोजेक्ट था, दैट वाज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 3 साल थी, और इसके अंदर कॉस्ट जो थी दैट वाज $2 बिलियन। और इसको इसीलिए हम मॉडर्न प्रोजेक्ट, ये फॉर्मल प्रोजेक्ट कह रहे हैं, द फर्स्ट वन, कि इसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस जो है उसको वो भी प्रॉपर्ली बनाया गया, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे इसको चीजें देखी गई और उस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया। अब हम बात करते हैं ट्रिपल कॉन्स्ट्रेंट की। ट्रिपल कॉन्स्ट्रेंट से क्या मुराद है? जब हमने लेक्चर के स्टार्ट में बात की कि प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, प्रोजेक्ट फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, या जब हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है,
तो उसके क्या क्राइटेरिया है कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। तो मेनली हम उसको इस तरह से देखते हैं कि अगर प्रोजेक्ट स्कोप को पूरा कर रहे हैं, जो भी स्कोप डिफाइन किया गया है हमने उसको अचीव किया, या आपका जो कॉस्ट जो एस्टिमेट था उसके बजट के अंदर आपने बना लिया, और जो भी स्केड्यूल था उसको आपने मीट किया, तो इट मीन्स के ए काइंड ऑफ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। तो ये तीनों जो कॉन्स्टेंट्स हैं, स्कोप, कॉस्ट और टाइम, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं या इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स हैं, और इसी को ट्रिपल कॉन्स्टेंट कहा जाता है। और इनफैक्ट ये क्या है, ये कंपीटिंग गोल्स हैं। आप टाइम के अंदर कंप्लीट करना चाह रहे हैं, आप विद इन बजट रहना चाह रहे हैं, आप स्कोप को मीट करना चाह रहे हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम या आपको अक्सर इन तीनों के अंदर ट्रेड ऑफ करना होता है। अगर आप कॉस्ट को कम करेंगे तो हो सकता है टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम को शॉर्टन करेंगे तो हो सकता है कॉस्ट बढ़ जाएगी, स्कोप को कम करेंगे तो हो सकता है कॉस्ट कम हो जाए, स्कोप को ज्यादा करेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो है ये कंपीटिंग गोल्स हैं, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, और आपको बड़ी केयरफुली इसको एस्टिमेट करना होता है और प्लान करना होता है। अगर रियलिस्टिक प्लान नहीं होंगे विद रिस्पेक्ट टू स्कोप, टाइम और कॉस्ट, तो फिर प्रोजेक्ट की सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। और अगेन कि आपको इसमें ट्रेड ऑफ करना होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और एक और जो इम्पोर्टेंट कांस्टेंट है दैट इज क्वालिटी, कि क्वालिटी भी जो प्रोडक्ट की है, जो प्रोजेक्ट की है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, अगर कस्टमर जो है आपके प्रोजेक्ट को या आपकी जो प्रोडक्ट है, अल्टीमेट जो आप प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं उससे वो खुश नहीं है, तो इट मीन्स कि आपने वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, अपने कस्टमर को जो है उस तरह से सेटिस्फाई नहीं किया। तो जब क्वालिटी को इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रुपल कॉन्स्टेंट। तो ये किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या कॉन्स्टेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। अगर हम अगेन पीएम बुक की अब डेफिनेशन देखें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज टू मीट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। जो भी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स है उसको कैसे मीट करना है, और क्या उसके लिए स्किल्स होने चाहिए, क्या नॉलेज और क्या टूल होना चाहिए, कैसे उसको अप्लाई करने, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और हमेशा जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, जो लीड कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट को, दे स्ट्राइव फॉर कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। और उसमें अगेन के सक्सेसफुल आप उसको कैसे कंसीडर करते हैं, क्या वो पैरामीटर्स या फैक्टर्स हैं। द फर्स्ट वन इज यू नीड टू मीट द स्कोप, टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी गोल्स। ये चारों जो हमने पीछे कॉन्स्टेंट डिस्कस किए, उसके हवाले से जो भी हमारे लिमिटेशंस या जो हमारे जो भी अलाउएबल जो टाइम और स्कोप और चीज़ें हैं उसके अंदर अगर हम उसको मीट करते हैं तो फिर वो सक्सेसफुल है। सेकेंडली, प्रोजेक्ट मैनेजर स्ट्राइव फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द इंटायर प्रोसेस। जो भी वो पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपने प्रोडक्ट डिलीवर करनी है, जो प्रोजेक्ट के अंदर जिस तरह से आपकी एक्टिविटीज होनी है, उस सारे प्रोसेस को वो क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसमें कस्टमर भी है और उसके अंदर और भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आपकी टॉप मैनेजमेंट है और आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और लोग हो सकते हैं। उनको कैसे जो है, उनकी रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस जो भी हैं, उनको आप कैसे मीट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन जो है पॉसिबल स्टेक होल्डर हो सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से। स्टेक होल्डर्स कौन लोग हो सकते हैं। स्टेक होल्डर वैसे कहते कैसे हैं, जो भी जिसका भी प्रोजेक्ट के अंदर, अगर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर की बात करें, प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट हो, वो स्टेक होल्डर है। और इस तरह से भी उसको कह सकते हैं कि पीपल हु आर इन्वॉल्व आर अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट, दोज ऑल आर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। अब इसके अंदर देखें,
इवन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके ओपोनेंट्स हैं वो भी स्टेक होल्डर हो सकते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर लोग हैं, जो आपके कंपटीटर्स हैं, वो भी आपके स्टेक होल्डर हो सकते हैं। तो पहले ही बहरहाल की स्टेक होल्डर्स के अंदर द फर्स्ट वन इज प्रोजेक्ट स्पॉन्सर हु इज सपोर्टिंग फॉर द प्रोजेक्ट, जो आपको फंडिंग कर रहा है, जो स्पॉन्सर कर रहा है, वो आपका की स्टेक होल्डर है। सिमिलरली जो प्रोजेक्ट टीम जो कि एक्चुअल इन्वॉल्व है उस प्रोजेक्ट के अंदर, वो भी स्टेक होल्डर हैं। प्रोजेक्ट का फेलियर या सक्सेस जो है प्रोजेक्ट टीम के ऊपर भी वो भी उसको अफेक्ट करेगा। सिमिलरली जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि प्रोजेक्ट टीम का पार्ट नहीं होता लेकिन स्टिल डिफरेंट प्रोजेक्ट टीम्स को सपोर्ट कर रहा होता है, जैसे क्लरिकल स्टाफ हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन जनरल, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। कस्टमर्स जो एक्चुअल जो यूजर्स होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि स्पॉन्सर कोई और होता है, कोई फंडिंग एजेंसी होती है, वो प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रही होती है, लेकिन उसके जो कस्टमर्स होते हैं, जो कोई गवर्नमेंटल जो है एजेंसी हो सकती है, कोई मिनिस्ट्री हो सकती है, वो उसका कस्टमर जो है होगी या क्लाइंट होगी फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। और फिर इसी तरह से यूजर्स जो है वो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। और यूजर्स कौन होते हैं? जो एक्चुअल यूज करते हैं आपकी प्रोडक्ट, आपके सॉफ्टवेयर को, जो उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसकी जो भी प्रोडक्ट जो डिलीवरेबल्स हैं उनको यूज करते हैं। तो अगेन स्पॉन्सर कोई हो सकता है, आपका जो कस्टमर है वो कोई डिफरेंट हो सकता है, और यूजर कोई कुछ और लोग हो सकते हैं। इसी तरह से जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सप्लायर्स होते हैं फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, जो आपको डिफरेंट तरह की जो है ना सप्लाईज कर रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के केस में हो सकता है आप कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर आपको हार्डवेयर चाहिए, या कोई और इस तरह की जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, टूल्स चाहिए, आप वो किसी वेंडर से परचेज कर रहे हैं, तो वो जो सप्लायर्स हैं वो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं। और इसी तरह से आपको जो मैंने कहा स्टार्ट में कि इवन द ओपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, वो भी क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आपके कंपटीटर्स हैं, और आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट के एंड के ऊपर जो आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हो रही है, वहां पे आपने बिजनेस मार्केट के अंदर कम्पीट करना है लोगों को, तो आपके कंपटीटर्स जो हैं उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप टाइमली जो है और अकॉर्डिंग टू द कस्टमर स्पेसिफिकेशन और यूजर एक्सपेक्टेशंस प्रोडक्ट जो है डिलीवर करते हैं, तो डेफिनेटली कंपटीटर्स को जो है आप बीट करेंगे। तो इसलिए वो भी क्या है, स्टेक होल्डर्स हैं, आपके प्रोजेक्ट सक्सेस और फेलियर के अंदर उनका इंटरेस्ट है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मैनेज इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू ऑब्टेन बेनिफिट्स एंड कंट्रोल नॉट अवेलेबल फ्रॉम मैनेजिंग देम इंडिविजुअली। ऐसा आपके पास जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो कि किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या जिसको इंडिविजुअली अगर आप प्रोजेक्ट्स करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, तो वो जो सेट ऑफ या ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स है, रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम्स। अगर रियल लाइफ की आप एग्जांपल लें तो आपका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हो सकता है। अब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है उसके अंदर मल्टीपल आपके प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक आपने जो है वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट एक है जिसके अंदर आपने बच्चों को जो है वो वैक्सीनेशन देनी है, दैट इज वन प्रोजेक्ट। कोई और प्रोजेक्ट हो सकता है जो कि किसी और स्पेसिफिक डिजीज से रिलेटेड हो सकता है। तो इन सारों का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ पीपल इन जनरल। तो वो एक ओवरऑल जो है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हो सकता है, और स्पेसिफिक हो सकता है अगेन के बच्चों से रिलेटेड है, और उसके अंदर बच्चों से रिलेटेड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कोई ऐसा आपका प्रोग्राम है जिसके अंदर मल्टीपल आपने एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करनी है, वो डिलीवर करनी है फॉर सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या किसी एक इंटरप्राइज के लिए, तो ये एक प्रोग्राम हो सकता है। और अगेन प्रोजेक्ट मैनेजर्स और प्रोग्राम मैनेजर्स, ये दोनों डिफरेंट रोल्स हैं। जो प्रोग्राम मैनेजर्स होते हैं वो उससे ऊपर के लेवल के ऊपर, प्रोजेक्ट मैनेजर से ऊपर के लेवल के ऊपर होते हैं, और वो गाइड कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स को।
और समटाइम्स दे कंडक्ट रिव्यू मीटिंग्स, वो डिफरेंट जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिव्यू कर रहे होते हैं, उनके क्या प्रोग्रेस है, क्या स्टेटस है, उसको देख रहे होते हैं। और सिमिलरली उनको क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के साथ, डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ, डिफरेंट टीम्स के साथ देखना है, कोऑर्डिनेट करना है और टॉप मैनेजमेंट के साथ भी और कस्टमर्स के साथ भी बात करनी है। दे मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग स्किल्स। स्किल्स क्या है? स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए, लोगों के साथ रिलेशनशिप, लोगों के साथ डीलिंग, ये स्किल्स उसमें बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ इमर्जिंग बिजनेस स्ट्रेटजी के अभी रिसेंट टाइम के अंदर इसको ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अडॉप्ट किया गया है। और इसमें क्या होता है कि आप जो आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप जो करते हैं टाइम टू टाइम, उन प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स को क्या है, आप एक रिपोजिटरी बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं और फिर उनकी बेस के ऊपर आप क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं रिलेटेड टू द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, कहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं। और इस पर्पस के लिए फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यू नीड पोर्टफोलियो मैनेजर। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई प्रोजेक्ट मैनेजर का कोई प्रीवियस बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दे मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एनालिटिकल स्किल्स, कि वो प्रॉपर उनके पास जो है ना नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्किल्स, ताकि वो डिसीजंस जो है वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सके। और एनालिसिस के जो है स्किल्स उनके अंदर होने चाहिए, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स और अभी जो करंट जो अपॉर्चुनिटीज है उसको वो प्रॉपर एनालिसिस कर सके। इस स्लाइड के ऊपर देखें फिगर जो ये है दैट इज फ्रॉम आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक, पेज नंबर 18। और यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसको जो है डिफरेंशिएट किया गया है कि ये कैसे डिफरेंट हैं दोनों। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है दैट इज काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म प्लानिंग या शॉर्ट टाइम मैनेजमेंट, और इसके अंदर आप टैक्टिकल जो गोल्स होते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। लाइक कंसर्न्स देखें इसमें किस तरह के, आर वी कैरिंग आउट प्रोजेक्ट्स वेल, जो अगेन के शॉर्ट टर्म जो गोल्स हैं आपके प्रोजेक्ट्स के हवाले से देख रहे हैं, प्रोजेक्ट आप ऑन टाइम है, ऑन बजट हैं, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स जो हैं वो किस तरह से देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको आप देखते हैं। जबकि जो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होती है दैट इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक गोल्स को आप एड्रेस करते हैं। आर वी वर्किंग ऑन द राइट प्रोजेक्ट्स, हम अगेन कि हम राइट डिसीजंस या वाइज डिसीजंस हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हो रही है, आर वी इन्वेस्टिंग इन द राइट आइडियाज, डू वी हैव द राइट रिसोर्सेज टू बी कम्पिटिटिव। तो इस तरह की जो प्लानिंग है दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, या स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। इस स्लाइड पे ये फिगर जो है पेज नंबर 10 से ली गई है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, और यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को जो है वो प्रेजेंट किया गया है। अगेन पीएम बॉडी ऑफ नॉलेज जो गाइड है ये उससे ली गई है ये फिगर। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसके क्या नॉलेज एरियाज हैं उसको डिस्क्राइब किया गया है। टोटल 9 नॉलेज एरियाज हैं जिसके अंदर डिफरेंट हमारे की प्रोसेसेस हैं, उसके रिलेटेड की जो है वो एक्टिविटीज़ हैं या टेक्निक्स हैं या टूल्स हैं, और उनको अगर हम इफेक्टिवली यूज़ करें तो हम एक बेहतर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। अब इन जो 9 नॉलेज एरियाज हैं इसको फर्दर डिवाइड किया गया 2 क्लासेस के अंदर। द फर्स्ट वन इज कोर फंक्शंस या कोर नॉलेज एरियाज, उसके अंदर अगेन वही जो क्वाड्रुपल है, क्वाड्रुपल कंस्ट्रेंट्स, स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट की बात है। जबकि जो 4 और नॉलेज एरियाज हैं जो इस फिगर के अंदर देखें लोअर हाफ के अंदर, फैसिलिटेटिंग फंक्शंस हैं या फैसिलिटेटिंग नॉलेज एरियाज हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। जबकि जो 9th नॉलेज एरिया है दैट इज प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। इन सारे जो डिफरेंट एरियाज हैं इनकी प्रैक्टिसेस जो हैं, इनकी जो कैसे इफेक्टिवली इनको इंटीग्रेट करना है ताकि हम ओवरऑल जो प्रोजेक्ट के गोल हैं उसको अचीव कर सकें या प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सके।
तो ये फ्रेमवर्क है पूरा, और इसके अंदर देखें यहाँ पे प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो भी दिखाया गया कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो वो फिर अगेन पार्ट बनता है उस रिपोजिटरी का, उस पोर्टफोलियो का, और आपकी इस पे बेस करती है इंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के आप उसके लिए डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं इसकी बेस के ऊपर। तो हम जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसके अंदर ये चारों जो कोर नॉलेज एरियाज हैं इसको भी डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट को, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं एज कंपेयर टू ह्यूमन रिसोर्स और प्रोक्योरमेंट। तो हम इनको एटलीस्ट जो है अगले लेक्चर्स के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट सक्सेस को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, तो प्रोजेक्ट सक्सेस जो है व्हेन वी मीट स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट गोल्स, व्हेन वी हैव सेटिस्फाइड कस्टमर, व्हेन वी अचीव मेन ऑब्जेक्टिव्स। जो भी मेन हमारी रिक्वायरमेंट्स या यूं कह लें कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अगर हम अचीव कर लें तो हम कह सकते हैं कि हमने प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल है। स्टैंडिश ग्रुप ही ने क्यास रिपोर्ट एक 2001 में पब्लिश की, और उसके अंदर प्रोजेक्ट सक्सेस को जो पीछे हमने जैसे डिस्क्राइब किया है कि व्हाट डज मीन बाय प्रोजेक्ट सक्सेस, उसके लिए क्या टॉप फैक्टर्स हैं जो कि ज़रूरी हैं, जो कि प्रोजेक्ट सक्सेस के अंदर हमें हेल्प आउट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव सपोर्ट, जो टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट है, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर टॉप मैनेजमेंट कमिटेड नहीं है टूवर्ड्स प्रोजेक्ट क्वालिटी या सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट तो फिर बहुत मुश्किल है। सिमिलरली यूजर इन्वॉल्वमेंट, जो भी आपके एंड यूजर हैं, और स्पेसिफिकली अगर हम आईटी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो एंड यूजर या यूजर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो है उनसे लेने में, उनको रिफाइन करने में, दैट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। अगर उनको हम एक्टिवली इन्वॉल्व करेंगे एट ऑल फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट तो होपफुली प्रोजेक्ट ज्यादा सक्सेसफुल होगा। इसी तरह से एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर इज ए काइंड ऑफ लीडर ऑफ द प्रोजेक्ट टीम या प्रोजेक्ट, तो उसको जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब उसके अंदर जो है अच्छे स्किल्स नहीं होंगे मैनेजमेंट के भी और टेक्निकल भी, तब तक जो है प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के चांसेस कम है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है दैट मस्ट बी क्लियर अगर आप प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल करना चाहते हैं। मिनिमाइज स्कोप, अननेसेसरी जो है वो रिक्वायरमेंट्स को या अननेसेसरी जो डिटेल्स हैं रिलेटेड टू द स्कोप उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए प्रोजेक्ट स्कोप के हवाले से, क्या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल्स हैं जिनको अचीव करने हैं, तभी प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। और स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस है दैट मस्ट बी स्टैंडर्डाइज्ड। अगर वो प्रॉपर होगा तो उसकी बेस के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी प्रोजेक्ट रिलेटेड वो ज्यादा अच्छी होंगी। इसी तरह से बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं प्रोजेक्ट की, हमने पहले भी बात की कि रिक्वायरमेंट्स आर इवॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन स्टिल जो मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इनिशियल स्टेज के ऊपर क्लियर होनी चाहिए और वो उनके साथ स्टिक होना चाहिए। तो वो आपके जो प्रोजेक्ट का जो सक्सेस का चांस है उसको बढ़ाती हैं। रिलायबल एस्टिमेट्स अनदर फैक्टर के आईटी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर जो अगर टेक्निकल मैनेजर्स या टेक्निकल जो स्टाफ है वो अगर एस्टिमेट करता है तो वो अक्सर जो है वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, और उन एस्टिमेट्स की वजह से आपके जो चांसेस हैं फेलियर के वो बढ़ जाते हैं कि आप उस कास्ट और टाइम के अंदर जो है उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए जब आप एस्टिमेट करें तो वो रियलिस्टिक होने चाहिए, और अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। और इसी तरह से कुछ और फैक्टर्स हैं लाइक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर विदाउट प्रॉपर प्लानिंग आप सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते। एक स्टडी कंडक्ट की गई कि जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो क्या उनकी जो है वो प्रैक्टिसेस होती हैं, ये क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो इसीलिए उनको सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस या सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर्स कहा गया है। तो फॉर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस दे मस्ट हैव एन इंटीग्रेटेड टूल बॉक्स टू यूज। व्हाट डज इट मीन कि आपके
जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, सेट ऑफ टास्क जो आपने परफॉर्म करने, डिफरेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो आपकी फेजेस हैं, आपके पास टूल सपोर्ट होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ऐसा इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर या मल्टीपल आपके पास एप्लीकेशंस होनी चाहिए जिनके थ्रू आप डिफरेंट फेजेस के ऊपर वो एक्टिविटीज़ इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें, या जो मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके थ्रू जो है प्रॉपरली आप उसको परफॉर्म कर सकें। इसी तरह से जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे फोकस ऑन द प्रोजेक्ट लीडर्स ग्रोथ। प्रोजेक्ट जो मैनेजर होता है वो, पहले भी मैंने आपको कहा कि लीडर की तरह है, प्रोजेक्ट लीडर होता है वो बेसिकली। और लीडर की क्वालिटीज क्या होती हैं कि लीडर जो है वो अपने आप से जो है एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो ट्रेनिंग की जाए प्रोजेक्ट मैनेजर्स की, जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं और उनको ज्यादा अच्छा लीडर बनाती हैं, या लीडरशिप के स्किल्स जो हैं उनको उसके अंदर मैच्योर करती हैं। और फिर इसी तरह से दे हैव स्ट्रीमलाइन प्रोजेक्ट डिलीवरी प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका जो प्रोसेस होता है वो बड़ा क्लियरली डिफाइन होता है, हर फेज के क्या जो है डिलीवरेबल्स हैं, क्या उसके क्वालिटी चेक पॉइंट्स हैं, इस तरह की सारी जो एक्टिविटीज हैं वो बड़ी स्ट्रीमलाइन होती हैं। और डेफिनेटली प्रोजेक्ट मैट्रिक्स होते हैं उनके पास, किस तरह से आपने प्रोजेक्ट को एवेलुएट करना है, असेस करना है परफॉर्मेंस को, उसके हवाले से आपके मैट्रिक्स होने चाहिए और उनकी बेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितना सक्सेसफुली आप जो है अपने गोल्स को मीट कर रहे हैं। अगर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर्स की बात करें तो उसके अंदर जो है उनको सबसे पहले तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस है, जो नॉलेज एरियाज है, उसका नॉलेज होना चाहिए इन जनरल। और फिर इसी तरह से परफॉर्मेंस कॉम्पिटेंसी, व्हाट डज इट मीन कि जो भी डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं उससे रिलेटेड जो डिफरेंट आपके पास क्वालिटी मैट्रिक्स हैं, या आप उसको असेस कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, उसकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर, कैसे जो है उन चीज़ों को वैल्यूएट करना है, कैसे उसको असेस करना है। इसी तरह से पर्सनल कॉम्पिटेंसी, व्हाट डज इट मीन कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है इटसेल्फ वो टेक्निकली भी स्ट्रांग होना चाहिए और उसके जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो भी स्ट्रांग होने चाहिए, ताकि वो जो भी नॉलेज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट या अप्लाई कर सकें। इसी तरह से ही और शी मस्ट अंडरस्टैंड द चेंज फिनोमेना, कि किस तरह से आपको चेंजेस आती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोजेक्ट कर रही है, या जो कस्टमर है आपका, उसके हवाले से चेंजेस आ सकती हैं। तो उन चेंजेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको एड्रेस करना है, और उसको प्रॉपरली अगर हैंडल कर सके आपका प्रोजेक्ट मैनेजर। और अगेन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो जिस सॉफ्टवेयर या जिस टेक्नोलॉजी को आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेगी सक्सेसफुल कंप्लीशन के अंदर प्रोजेक्ट की। पीएम जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, गाइड, उसके अंदर जो सजेस्टेड स्किल्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए या प्रोजेक्ट टीम्स के लिए, वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट हैव गुड अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ऑफ द पीएम मैनेजमेंट बुक। और उसके बाद क्या है कि वो जो भी उनका एरिया है, जो एप्लीकेशन एरिया है, जहाँ पे वो जिस स्पेसिफिक डोमेन के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उसका नॉलेज होना चाहिए। उससे रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और प्रोजेक्ट के जो इन्वायरमेंट है उसका नॉलेज होनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट डिफरेंट तरह की हो सकती है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो इन्वायरमेंट्स हैं उसको वो अंडरस्टैंड कर सकें, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें और उसके हवाले से अपने प्लान बना सकें। इसी तरह से उनके जनरल मैनेजमेंट नॉलेज और स्किल जो है वो अच्छे होने चाहिए। और सॉफ्ट स्किल्स या समटाइम्स इट इज कॉल्ड ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि you have to deal with different peoples, your team members, your sponsors, users, top management। तो वहाँ पे जो है आप effectively communicate कर सकें, trust build कर सकें। तो इस तरह के जो skills हैं that are also quite important for project managers or project teams। एक स्टडी कंडक्ट की गई in 2006 और इसके अंदर पता चला कि
जो प्रोजेक्ट के हवाले से, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स के हवाले से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो पीपल और लीडरशिप स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो लिस्ट जब बनाई गई और उसको प्रायोरिटाइज किया गया तो पीपल स्किल इज ऑन द टॉप, कि जो लोगों के साथ आपने कैसे डील करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स या सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीशन की अगर बात करें। और फिर इसी तरह से यहाँ ये प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए स्पेसिफिकली बात हो रही है। और फिर लीडरशिप जो है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको कहा कि लीडर जो होता है वो एग्जाम्पल सेट करता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है जरूरी नहीं कि वो एक अच्छा लीडर हो, लेकिन अगर वो एक अच्छा लीडर होगा, उसके अंदर लीडरशिप की स्किल्स होंगी, तो वो एक ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो साबित होगा। इसी तरह से ही मस्ट बी अ गुड लिसनर, कि उस लोगों को सुने, उनकी बात को समझे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो फिर ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। इसी तरह से वो अच्छा जो है उसका कंडक्ट हो, वो अच्छा बिहेवियर रखता हो, दैट इज आल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और ही और शी कैन क्रिएट ट्रस्ट, या वी में से के ट्रस्ट बिल्ड कर सके बिटवीन टीम मेंबर्स। और फिर इसी तरह से वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसके स्ट्रांग होने चाहिए, और टीम बिल्डिंग के अंदर भी उसको स्ट्रांग होना चाहिए, टीम्स बना सके, एक जैसे लोगों को देखते हुए, माइंडसेट्स को उनके देखते हुए टीम डेवलपमेंट कर सके। कन्फ्लिक्ट जो है बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जब आप लोगों के साथ डील करते हैं तो डिफरेंट तरह के कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट स्किल। और क्रिटिकल थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सके, ट्रेडिशनल जो सोल्यूशन है उस तरह से, जो एक ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है उससे हट के चीजों को देख सके, अंडरस्टैंड कर सके, एनालिसिस कर सके, इनोवेटिव हो, दैट इज आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। हमने बात स्टार्ट की बड़ी बेसिक टर्म से, सॉफ्टवेयर से, कि सॉफ्टवेयर क्या है, और फिर हमने कहा कि सॉफ्टवेयर हर जो है डोमेन के अंदर जो डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं, आज के दौर में बहुत ज़्यादा हम सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड हैं। और फिर हमने बात की कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, कि जो नॉलेज और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़, उस तरह की जो नॉलेज और प्रैक्टिसेस को हम अप्लाई करें सॉफ्टवेयर डोमेन के अंदर, ताकि हम ज़्यादा अच्छे जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स या सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सकें। और फिर हमने बात की कि आईटी प्रोजेक्ट फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, और डिफरेंट हमने स्टडीज़ को डिस्कस किया, और आईटी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जो है इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली वी नीड बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अगर हम ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स चाहते हैं। फिर हमने बात की कि प्रोजेक्ट क्या है और प्रोग्राम क्या है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने बात की कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, एक शॉर्ट टर्म पे फोकस करता है, एक लॉन्ग टर्म पे फोकस करता है। फिर हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को डिस्कस किया। डिफरेंट नॉलेज एरियाज हैं, 9 नॉलेज एरियाज हैं, जिसमें से 4 कोर नॉलेज एरियाज हैं या कोर फंक्शंस हैं, जो कि की कॉन्स्टेंट्स होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट्स के, स्कोप, टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी, उनसे डील करते हैं। जबकि 4 फैसिलिटेटिंग है, जिसके अंदर एचआर है, आपका कम्युनिकेशन है, रिस्क है और प्रोक्योरमेंट है। और जो 9th नॉलेज एरिया है दैट इज इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। फिर हमने बात की कि प्रोजेक्ट सक्सेस फैक्टर्स क्या है, और इसी तरह से हमने कहा कि क्या स्किल्स जो है या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या होती हैं सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर्स के अंदर। और आखिर में हमने बात की कि क्या रिक्वायर्ड स्किल्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।